Hello students, this is Dr. Preeti Arora from GGDST College, Khedigunna, Banur. Today we are going to discuss about financial statements and its analysis. Let's start with its meaning. A financial statement is a collection of data organized according to logical and consistent accounting procedures. So we are going to collect data, organize it according to the accounting procedures or the principles that is known as a financial statement. The term financial statement generally refers to these two statements. First one is the position statement, which is also known as your balance sheet. Second one is the income statement, which is also known as your profit and loss account. Let's discuss the definition as per Companies Act 2013. According to Section 2, subsection 40 of the Companies Act 2013, financial statement in relation to a company includes the following. So students, according to Companies Act, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. फर्स्ट बैलेंस शीट जो होगी उस एंड में फाइनेंशियल ईयर के, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर हमारी इक्विटी में कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी इसका पार्ट होगी, एंड सम एक्सप्लेनेटरी नोट्स, अगर किसी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो भी इसका पार्ट होगी. तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ों को मिला करके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं. Coming to the nature of financial statements, first one, it is recorded facts. तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स में हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो भी मेंटेन करते हैं वो एक्चुअल केस कॉस्ट डेटा के बेसिस पे होते हैं. तो ऑल द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन योर अकाउंट्स दैट इज फॉर्म योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ओरिजिनल कॉस्ट हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो, जो हम यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उसी के बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार होती हैं. सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस. कुछ कन्वेंशंस को हम फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. जैसे हम देखते हैं कि इन्वेंट्री हम उस अमाउंट पे लेंगे, कॉस्ट या उसका मार्केट प्राइस जो उसमें से कम हो उस पे हम वैल्यूएशन करते हैं. तो यहाँ पे हम कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. Next is postulates. Some postulates, some assumptions are there while recording these accounting statements or financial statements. For example, we assume that the company is a going concern, which means कि ये कंपनी आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही चलती रहेगी, वो लिक्विडेट नहीं होने वाली है, वाइंड अप नहीं होने वाली है. तो ये हमारी पोस्टुलेट है. जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि वो कंपनी लंबे समय तक काम करेगी. Next is personal judgments. Sometimes we follow some personal judgments while preparing these financial statements. For example, following the depreciation method, written down value method or the straight line value method. So these are our personal judgments which we follow while preparing these financial statements. तो कई बार हम अपने एक्सपीरियंस को, अकाउंटेंट्स जो है अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जजमेंट्स को फॉलो करते हैं कुछ चीज़ों को डिसाइड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त. सो दीज फोर विल कंपोज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वो एक रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं. हम कुछ कन्वेंशंस और पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं इनको बनाते वक्त, और हम अपनी पर्सनल जजमेंट्स को भी यूज करते हैं. Coming to the next topic, that is ideal financial statements. Ideal financial statements है कि जो best financial statements हों. तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट डिपिक्ट्स द ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. नो मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी विदहेल्ड. इसका मतलब ये है बच्चों कि जो भी हम फाइनेंशियल पोजीशन ले रहे हैं वो ट्रू पोजीशन हो, जो वैल्यूज ले रहे हैं वो ट्रू हो, करेक्ट पोजीशन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें से इग्नोर ना की गई हो. Effective presentation has to be there which is easily understandable. So a person who is not well versed with the accounting terminology should also understand what these financial statements are explaining. So effective presentation होना बहुत ज़रूरी है. जिसे accounting की knowledge भी ना हो वो भी उसे समझ सके उसकी presentation के through. Relevant. It is very important that financial statement should be relevant to the objectives of that particular organization. So this will be only possible when you are utilizing that accounting information. So बहुत ही relevant होना चाहिए. Irrelevant information को ignore करना है, जो matter नहीं करती है उसको ignore करना है. सिर्फ relevant और important information इसमें आपको देनी है.
अट्रैक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड दैट इट अट्रैक्ट्स द रीडर। सो जो भी पढ़ रहा है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसको अट्रैक्ट करे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे अट्रैक्शन आप चाहते हो कि ध्यान जाए रीडर का, उसको उसी अकॉर्डिंगली हाईलाइट करना है। ईजीनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजीली प्रिपेयर्ड हों, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस उसमें नहीं होनी चाहिए, जो भी कॉलम्स हैं रोज आप बना रहे हो वो इजीली डिस्क्राइब्ड हों, विच इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल। Comparability, it is very important that you are preparing the financial statement that are comparable. Either it is comparable with the last years or it is comparable with the other firms of the same industry. तो comparison होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपनी budgeted figures और present figures का comparison देते हैं to know कि about our financial performance, तो comparison होना बहुत ज़रूरी है। Analytical representation, the information which is given over there, it has to be analyzed in such a way that if it is going to be represented in some other way, it is understandable, which means कि analytical आपको analyze करना है उसको, उसकी representation इस तरह से होनी चाहिए कि आप उसको जब भी किसी भी situation में apply करते हो same information को, वो आपको उसी accordingly आप समझ पा रहे हो। rules होते हैं हमारे interpretation के, तो वो rules जो है वो same रहेंगे, आप किसी भी form में उसको किसी भी कैटेगरी में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। Then brief, so it is very important that the financial statement should be brief, or you should not give the detailed explanation of all the values, you should just keep it brief। तो आपको उसको short रखना है, detailed में ज़्यादा unnecessary information नहीं देनी है, which is required, सिर्फ उतनी ही information आपको उसमें provide करनी है। Promptness, financial statement should be prepared at the earliest possible, immediately when your year is getting over। financial year close होते ही immediately आपकी financial statements जो है वो तैयार हो जानी चाहिए। इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर नेक्स्ट ईयर में जाकर के मिल रही हैं तो उसकी रेलेवेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि वो उस साल के ख़त्म होते ही आप साथ के साथ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लो। तो आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंस और द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि ये किस किस के काम में आते हैं। द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी इज योर मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल है आपकी मैनेजमेंट के लिए, फॉर विच दे हैव टू अंडरस्टैंड वेदर देयर बिजनेस इज गोइंग गुड और बैड। सो हमें यहाँ देखना है कि आपके कितने एफिशिएंटली काम हो रहा है। बिजनेस मैनेजमेंट को पता चलता है कि उनके एफिशिएंट स्पॉट्स कौन से हैं, इनएफिशिएंट स्पॉट्स कौन से हैं, उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके ऊपर काम किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में वो गलतियाँ फिर से ना हो सके। Then it is very important for the creditors also. Creditors are the people who have to make payment in the short run. So this is the liability which has to be met out of current assets only. तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो क्रेडिटर्स हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैलकुलेशन है आपकी करंट रेशो की क्या है। करंट रेशो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आपके करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटीज से तो हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है और वो अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पे ऑफ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि करंट रेशो जो है वो अच्छी नहीं है, कम है, आपकी करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है करंट एसेट से, यानी कि वो शॉर्ट टर्म में उसको पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। सो क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड होते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में कि उनका पैसा टाइमली मिल पाएगा वापस या नहीं मिल पाएगा। Next is your bankers. So bankers are interested to know whether their loan payment is secure or not, whether they will get the interest amount or not. So the bankers will analyze your financial strength from the balance sheet. They study the assets and liabilities of your organization just to know whether the loan should be issued to this particular firm or not. बैंकर्स के लिए वो ये जानना चाहते हैं आपकी पोजीशन कैसी है कि इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल वीकनेस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की। Next party is your investors. So investors, there could be a short term as well as the long term investors. So they are interested in the principal amount as well as the interest payments or the dividend received. The persons who have invested in your particular organization, they want to understand, they want to know what are the expansion plans of this particular company, what are its future prospects, is it going to liquidate in near future or it is going to earn good revenue in the future. तो investors को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में इंटरेस्ट होता है, आगे फ्यूचर में आप ग्रोथ करने वाले हो या आने वाले टाइम में वो बंद हो सकती है।
Government, the financial statements are used by the government to assess the tax liability. पर्टिकुलर बिजनेस कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स लाइबिलिटी को एनालाइज करती है गवर्नमेंट. Secondly, whether the particular organization is following the rules and regulations established by the government, that is also being checked by the government. तो गवर्नमेंट ये भी चेक करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त क्या आपने वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं या वो उनका फॉलो उनको नहीं किया गया है. नेक्स्ट इज योर ट्रेड एसोसिएशंस. वो एसोसिएशन विच आर बेसिकली प्रिपेयर्ड और फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स, for the protection of the members. So they may analyze the financial statements just to understand which facilities should be provided to these members. तो ट्रेड एसोसिएशंस जो बच्चों किसी के फायदे के लिए बनाई जाती हैं वो देखती हैं कि इन मेंबर्स को कौन सी फैसिलिटीज हमें देनी है. तो वो उसी बेसिस पे होती है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि मेंबर्स को कहाँ पे कमी है, उन्हें क्या और प्रोवाइड किया जा सकता है. The last party is your stock exchange. Stock exchange which deals in purchase and sale of securities of different companies. So they want to understand the financial position of the different companies just to understand in which particular company they should invest or they should not invest. तो stock exchange ने जब prices fix करने होते हैं उस टाइम पे उन्हें ये information चाहिए कि किसका प्राइस किस कंपनी का क्या रहेगा. वो फाइनेंशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है. कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे रेवेन्यूज है, उसका शेयर्स का मार्केट प्राइस ज़्यादा रखा जाएगा. जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके प्रॉफिट बहुत कम है, तो उसके शेयर्स का मार्केट प्राइस कम रखा जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिमिटेशंस. हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. सिमिलरली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट वन, इट इज ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स विच मीन्स इट डज नॉट गिव यू द फाइनल पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न. एक्चुअल बिजनेस की क्या वैल्यू है वो नहीं बताई जा रही है कि वो अगर हम उसको बेचें या वो लिक्विडेट होती है तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा इस बिजनेस को बेचने पर. तो एक्चुअल पोजीशन नहीं बताई जा रही है, आपको सिर्फ एक एस्टिमेट दिया जाता है. कॉस्ट और इनकम्स बताई जा रही हैं कि ये है. एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर वैल्यू बताई गई है. तो फाइनल पिक्चर आपको नहीं दी जाती है. Do not give exact position. Financial positions are basically expressed in the monetary values only, which does not give you the exact position because non-monetary values has been ignored. Human resource is such an important asset for any organization, but you cannot quantify that, so that is not being included. So it does not give you the exact position of that particular business. Historical cost. Financial position statements are being prepared on the basis of historical cost or the original cost. So we know when as the time passes the value of that particular asset decreases, but we are not considering that change in price. We are just assuming the values on the basis of its original cost only. तो हमने जब उसको परचेज किया था एसेट को, हम उसी वैल्यू को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. हम उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, उसे हम अपडेट नहीं कर रहे हैं. Impact of non-monetary factors ignored, which I have just explained that there are certain factors which have important impact on your financial position, but we are not considering it because they cannot be quantified. तो जो चीज़ें quantify नहीं की जा सकती but वो बहुत important है आपके business organization के लिए, तो वो आपको पूरी exact position आपकी नहीं बताती हैं. For example, goodwill, credit worthiness, human resources. So it has not been included in your financial statements. No precision. Precision of data is not possible because statements deal with the matters which cannot be precisely stated. तो कुछ चीज़ों को हम precisely state नहीं कर सकते हैं. जो हम डेटा ले रहे हैं वो अपने कुछ कन्वेंशंस के बेसिस पे ले रहे हैं, पर्सनल जजमेंट्स के बेसिस पे ले रहे हैं, पोस्टुलेट्स के बेसिस पे ले रहे हैं. तो एग्जैक्ट प्रिसीजन इसकी नहीं हो सकती है. Next, starting with the financial statement analysis. So that was the introduction of financial statements. Now analysis is the term financial analysis. It is also known as analysis and interpretation of financial statements. So basically हम उसको financial statements को जो हमने prepare की हैं, either it is balance sheet, profit and loss account or the cash flow statement, उसे हम समझ रहे हैं, उसे हम एनालाइज कर रहे हैं, उसे हम स्टडी कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती हैं और कुछ रूल्स को फॉलो करके हम उसको इंटरप्रेट करते हैं.
इससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल वीकनेसेस क्या हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द आइटम्स ऑफ योर बैलेंस शीट, P&L अकाउंट एंड अदर ऑपरेटिव डेटा टू नो इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड फाइनेंशियल वीकनेसेस. Objectives of financial statement analysis. So why we analyze these financial statements? The first one is to assess the earning capacity or the profitability of the firm. हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी फर्म जो है वो कितना अर्न कर रही है, कितने प्रॉफिट में है, इसलिए हम उस स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस. सो हम जानना चाहते हैं कि हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितनी हमारी वेस्टेजेस हो रही हैं, रिसोर्सेज हमारे प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस है या नहीं है, यानी हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो हर लेवल पे ठीक से काम कर रहे हैं, टाइमली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. To assess the short term as well as long term solvency position of the firm. अगर कोई short term liability pay off करनी है या long term liabilities pay off करनी है तो उसके लिए हमारी कंपनी के पास, हमारी फर्म के पास sufficient resources available हैं या नहीं हैं, तो उसको हम assess करते हैं by analyzing the financial statements. To identify the reasons for change in profitability and financial position of the firm. हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हुए हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई है या खराब हुई है, तो उसके कारण क्या थे, तो वो हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं. टू मेक द इंटर फर्म कंपैरिजन. अगर हम अपनी फर्म का कंपैरिजन किसी और फर्म के साथ करना चाहते हैं तो उसमें भी हमें हेल्प होती है. टू मेक फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म, विच मीन्स कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, क्या हम बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस बिजनेस के पास या नहीं है. टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द फर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हम यहाँ पे हर एक फर्म की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं अपनी फर्म की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स इस साल का कंपैरिजन हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारी फर्म ने पिछले कुछ सालों से कुछ इम्प्रूवमेंट की है, कुछ प्रोग्रेस की है या नहीं की है. टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना हो वो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. कहीं पे कुछ फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी, उन डेविएशंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं. टू गाइड और डिटरमाइन द डिविडेंड एक्शन. डिविडेंड होता है बच्चों जो हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं एज अ रिटर्न, दैट इज नोन एज डिविडेंड. तो हमें ये डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना है इस साल, उसका जो डिसीजन है उसमें भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करती हैं. तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि इसके बेसिस पे हमें डिविडेंड कितना देना है या नहीं देना है. टू प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रांटेड क्रेडिट. तो बेसिकली कोई हमें क्रेडिट देना चाहता है, उधार देना चाहता है, वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करता है कि उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये कंपनी पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं हम क्रेडिट के लिए भी. नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. सो दीज आर दी फॉलोइंग क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे हमने इन टाइप्स को डिवाइड किया है. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, on the basis of modus operandi, on the basis of time horizon and on the basis of entities involved. We will be discussing it one by one. On the basis of material use, we have two categories, that is external analysis and internal analysis. So the analysis which is being done by the outsiders who are not the part of your organization, that is known as external analysis. And the analysis which is being done by the employees of that particular firm, that is known as internal analysis. So जो भी outsiders अगर उसका analysis करते हैं, जैसे कि आपके investors, creditors, government agencies, public credit agencies, उसे external analysis कहा जाता है. और जो एनालिसिस आपके खुद के एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, उसे इंटरनल एनालिसिस कहा जाता है. Second category is on the basis of modus operandi. It has been divided into two parts, that is horizontal analysis and vertical analysis.
Horizontal analysis is the analysis when we are going to compare the financial data of a company for several years. तो हम अपनी कंपनी का एनालिसिस पिछले कुछ सालों के साथ करते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहा जाता है और डायनेमिक एनालिसिस भी कहा जाता है. Vertical analysis is the analysis which we do with the various items of the financial statements of one particular period. तो एक ही साल की जब एक आइटम का कंपैरिजन, एक आइटम का एनालिसिस हम दूसरी आइटम्स के साथ करते हैं, उसे वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहा जाता है और वर्टिकल एनालिसिस को आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कहा जाता है. Next is on the basis of entities involved. It is cross-sectional, which is inter-firm analysis, and the time series, which is intra-firm analysis. Cross-sectional और the inter-firm means हम एक फर्म का कंपैरिजन अपनी दूसरी फर्म्स के साथ करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ करते हैं सेम इंडस्ट्री में. हम ए कंपनी का कंपैरिजन बी एंड सी के साथ कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस-सेक्शनल. टाइम सीरीज और इंट्रा फर्म एनालिसिस होता है जब हम अपनी ही फर्म का कंपैरिजन पिछले कुछ सालों के साथ करते हैं, दैट इज इंट्रा फर्म. हम अपनी ही फर्म का एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन पिछले सालों के साथ. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन. टाइम होराइजन के बेसिस पे दो कैटेगरीज हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड द शॉर्ट टर्म एनालिसिस. लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हम लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे उसकी हम एनालिसिस करते हैं. बेसिकली हम सोल्वेंसी, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करते हैं कि हमारा बिजनेस कितना सॉल्वेंट है, पे ऑफ कर पाएगा या नहीं, कितना स्टेबल है, फ्लक्चुएशंस तो नहीं है ज़्यादा, प्रॉफिट अप एंड डाउन तो नहीं होता ज़्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस. शॉर्ट टर्म एनालिसिस में हम लिक्विडिटी पोजीशन स्टडी करते हैं. हम ये देखते हैं कि हमारी जो करंट रेगुलर की पेमेंट्स हैं, करंट ऑब्लिगेशंस है, वो पे ऑफ कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट इज योर मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. हम ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट्स का, इसमें हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं. टूल्स कहा जाता है उन्हें. द वेरी फर्स्ट टूल इज योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जिसमें हम एक कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों. यहाँ पे हम दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव P&L अकाउंट. तो दोनों चीजों का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं. कंपैरेटिव बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का कंपैरिजन होगा और कंपैरेटिव इनकम साइज में इनकम स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन होगा. हम इसमें कुछ लेते हैं, आपकी एब्सोल्यूट फिगर्स आती हैं, यानी वो फिगर्स जो ऑलरेडी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में है, वो चेंज इन दोज एब्सोल्यूट फिगर्स कि वो पिछले कुछ सालों से, मतलब उसमें जितना भी चेंज हुआ है, ठीक है. अगर हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें जो है पिछले के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. फिर उस इंक्रीज एंड डिक्रीज का हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं. तो दैट इज योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज योर कॉमन साइज स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज योर वर्टिकल एनालिसिस. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हम एक ही साल की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक आइटम को टोटल के साथ कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी आपकी दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. अगर मैं आपके एसेट्स की बात करूं तो अगर हमने फिक्स एसेट्स है, कैश है, स्टॉक है, हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू को कंपेयर करना है विद द टोटल ऑफ एसेट्स. सिमिलरली इनकम स्टेटमेंट्स में हम जो बेस लेते हैं दैट इज योर सेल्स. तो अगर हमारे पास पर्टिकुलर, अगर मैं बात करती हूँ कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर देयर, उसका कंपैरिजन मैं कर रही हूँ सेल्स के कंपैरिजन में कि वो कितना प्रपोर्शन है सेल्स का. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम एक साल और दूसरे साल को कंपेयर करते हैं और इंक्रीज एंड डिक्रीज देखते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हम एक ही साल में एक वैल्यू को कंपेयर करते हैं टोटल के साथ. The third tool is your trend analysis. ट्रेंड एनालिसिस में बच्चों हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, हम ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो हम सेल्स स्टडी कर रहे हैं, हम प्रॉफिट स्टडी कर रहे हैं, हम अर्निंग बिफोर टैक्सेस स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. तो बेसिकली फर्स्ट ईयर को हम इसमें बेस लेते हैं, उसके बेस के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि अगले साल में इंक्रीज है, डिक्रीज है, जो भी हुआ है वो हमें ट्रेंड पता चलता है कि दैट इट इज बियरिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है.
नेक्स्ट इज योर फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बच्चों वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम बेसिकली 3 चीजें बनाते हैं। वन इज योर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल विच इज चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो क्या चेंजेस हुए हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में, इससे जो हमारा आंसर निकलता है दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सेकेंड हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है दैट इज नोन एज फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर नेगेटिव आता है दैट इज नोन एज फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन। द थर्ड स्टेटमेंट वी प्रिपेयर दैट इज योर फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड देखते हैं कि कहाँ से हमारे ये फंड्स आए हैं और कहाँ कहाँ हमने उसको यूज किया है। सो फंड फ्लो एनालिसिस इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट जिसमें हम वर्किंग कैपिटल को फोकस कर रहे हैं और कहाँ पैसा यूज हुआ है और कहाँ इंक्रीज हुए हैं हमारे फंड्स, कहाँ डिक्रीज हुए हैं, दैट इज बीइंग स्टडीड। The next one is कैश फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो के कंपैरिजन में कैश फ्लो जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नहीं बनाया जाता है। हम सारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज को 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये स्टेटमेंट बनाई जाती है जस्ट टू नो कि हमारी कैश पोजीशन में इंप्रूवमेंट हुई है या हमारी कैश पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है। The next is your ratio analysis। रेशो एनालिसिस में बच्चों हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज को स्टडी करते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को स्टडी करना है तो वी आर हैविंग करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं तो वी आर हैविंग डेट इक्विटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, फिक्स एसेट रेशो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज जिसके फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि बिजनेस क्या स्टैंड करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग डिफरेंट रेशियोज जिसके बेसिस पे हम इसको एनालाइज करते हैं। सो दीज आर दी टूल्स जो हम यूज करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड यूजिंग दीज पोर्टल्स।